रुको, ये कहाँ लेके आ गए तुम मुझे? ये रेस्टोरेंट जैसे गरीबों के लिए नहीं है, वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं। बाबा, एक बार मेरे कपड़ों को तो देखो, रोड पे कटोरा पकड़कर भीख मांगने वाली भिखारन लग रही हूँ मैं। एक बार उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे अमीरों को देखो, उनमें और हमने जमीन आसमान का फर्क है। ये जो रेस्टोरेंट है ना, इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट, हमारी औकात में उस रेस्टोरेंट में पानी पीने की भी नहीं है। अनन्या तुम चिंता मत करो, मैंने आज के दिन के लिए कब से सेविंग्स करके रखी हुई है। जो बर्थडे है यार, कम ऑन चलो। अच्छा जी। अनन्या अभिनव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। अंधी हो क्या? इस गवार को यहाँ आने किसने दिया? तुम जानती हो इस सूट की कीमत क्या है? 20 लाख का सूट है ये। मुझे माफ कर दीजिए सब, मुझे नहीं पता था। मैं अभी चल जाती। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दूंगा? इस सूट की कीमत चुकाओ वरना क्या? वरना क्या? अरे वाह, एक और सड़क छाप गवार। लगता है इस रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड्स वाकई में बहुत गिर चुके हैं। अभी क्यों भी मेरी पत्नी से माफी मांग। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? माफी मांगते हो, चलते हैं ना यहाँ से। He's the owner of Sikandi Industries. Let's go, please. समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ माफी मांग मेरी पत्नी से, अभी क्या अभी। वरना कहीं ऐसा ना हो तो इस दिन के लिए पूरी जिंदगी बचता है। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री, संतरी, सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ ना, चुटकी में तुम्हारा नामो निशान मिटा सकता हूँ। पर अगर मैंने चुटकी बजाते ही तेरे पूरे बिजनेस का नामो निशान गायब कर दिया तो? व्हाट? ये सब कैसे हो सकता है पापा? कोई हमें बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है। क्या तुमने कोई बड़े आदमी को नाराज किया है? अगर किया है तो तुम अभी उससे माफी मांगो, वरना कल तक हम सड़क पर आ जाएंगे। आखिर तुम हो कौन? अभिनव एक घर जमाई था और अपने ससुराल के सभी छोटे बड़े काम किसी नौकर की तरह करता था। अरे ओ निठल्ले जमाई, यहाँ पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है, मैं आके आपके पैर दबा दूंगा। अरे ओ निठल्ले, आज तक चवन नहीं तो कमाई नहीं तूने। मेरे बेटी के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है तू, और तुझे किसी को मिलने जाना है। तभी अभिनव की पत्नी अनन्या वहाँ आती है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये शोर शराबा क्या हो गया सवेरे सवेरे? शोर मैंने नहीं, तेरे निखट्टू पति ने मचाया हुआ है, जिसे तेरे सठिया हुआ दादा ने जबरदस्ती तेरे पल्लू में बांध के रखा हुआ है। मेरा बस चले ना तो अभी के अभी इसे लात मार के घर से बाहर निकाल दूं। अभिनव, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, प्लीज पहले मम्मी का काम करके जाओ। नहीं अनन्या, मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ, मुझे अभी जाना होगा। सॉरी। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर शर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान को छू जाता है। थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सैफायर पर पहुँच गया था, लेकिन वहाँ भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। अकरम साहब से मिलने आया है? तुझ जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना करा है। चल जा यहाँ से। होटल की लॉबी में इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, कोई भिखारी है, बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया। उठाकर फेंको उसे बाहर। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहाँ से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी अंगूठी पर जाती है और उसके बाद जो होता है उसे देख वहाँ खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। छोड़ो इसे। सर, अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है। टाइगर? और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं।
मुझे माफ कर दो टाइगर। अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए। इस कमीने का चेहरा मत भूलना। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। 18 साल की उम्र में उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। और आज तो वैभवी का जन्मदिन था। अंकल ये केक कितने का है? 600 गए और ये पेस्ट्री वो 60 गए। एक दे दीजिए। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा वहाँ काफी रंगीन लाइट्स जल रही थी और बाहर से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वैभवी, ये सब क्या है? ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही है, डिलीवरी बॉय है। पर हम तो केक मंगवा चुके थे ना, फिर तूने ये पेस्ट्री क्यों मंगवाई? ओह, याद आया, ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना जिसको तू डेट कर रही थी। ओह कम ऑन यार वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। बेब, हैप्पी बर्थडे बेब। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। देवेन को यहाँ देखते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकी पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। मेरी वैभवी को छूने की तेरी हिम्मत कैसे? Stop it. दोस्तों, तुम लोगों को मेरे ऊपर डाउट था ना, मेरे स्टैंडर्ड्स पर डाउट था। अब बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, बेचारी कब तक तुझ जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी पेस्ट्री खाती रहेगी। साला तेरी हिम्मत कैसे? गरीब तो ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहाँ से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। ये तुमने अच्छा नहीं किया वैभवी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लेकिन उसके लिए ये रात यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या उसके गले का कांटा बन गई थी और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इसे। क्विक क्विक। सही कपड़े उतारो और बेड पे लिटाओ उसका। कपड़े उतारो उसका। उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहाँ पहले से सनी की बहन अनन्या सोई हुई थी। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? अबे नहीं, वो भी इस हाल में। छी 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 छी। शेम ऑन यू बहना। भाई मुझे नहीं पता, भरोसा करिए। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं जानती तक नहीं इस लड़के को, नहीं जानती भाई। मैं भी। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे।
उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे और तूने मेरी पोती के साथ रात गुजारी है ना। आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू सिंह परिवार का दामाद है। उन दोनों के बीच में लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। दादाजी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया ना तुम दोनों ने, तो क्या ये था? इससे पहले कि अभिनव कुछ समझे, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेज देना ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। और याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहां जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। अभिनव का अंदाजा सही था, अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था, उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए, तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहा है साले? अन्ना, पागल हो गई हो तुम? इस सड़क छाप में ऐसा क्या देख लिया? किससे शादी कर ली? जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो क्या कर लेगा तुम? बोलना। उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहां पहुंच चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए इस आदमी, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती अपनी पार्टी में घुसाया। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति है। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू अकरम सर। और अनन्या, तुम भी इससे दूर रहो, साला गरीब कहीं का। रुको। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा, चलो। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेन, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंच गए, तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी ये अंगूठी देखना चाहता हूँ। क्यों? करो बात, मैं ऐसे मांगने वाला नहीं हूँ, बस मुझे इसमें कुछ देखना है, प्लीज। टाइगर? टाइगर? अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, टाइगर। टाइगर? हाँ, पिछले 18 सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर के वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। वो देखो। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सपना फिर से हरा हो गया।
जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गई। क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में क्यों? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? हाँ, वो मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था। द माफिया किंग, जिसके नाम से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, इस देश का सबसे बड़ा आदमी भी कांपता था। लेकिन तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया और इस दौरान हमारे कई दुश्मन खड़े हो गए, जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन है इकबाल शेखावत। वो तुम्हें कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम्हें मारकर वो हमारा नामो निशान खत्म कर देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है। अब तुम आ गए हो तो इस कंपनी की भाग दौड़ तुम संभालोगे। अपने पापा के काम को अब तुम्हें आगे बढ़ाना होगा टाइगर। ये सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए थे। कल तक उसकी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, इतने सालों तक तुम थे कहाँ थे तुम? पापा के जाने के बाद मैं एक अनाथ आश्रम में पला पड़ा। कई सालों के बाद वहां से निकला, काम करने लगा ताकि पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूं। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? टाइगर, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी बदल रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिलहाल अब तुम मिल गए हो। अब तुम्हें देखकर मोंटी और बाकी सब लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन पापा ने तो मुझे कभी इस माफिया ग्रुप के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। वो चाहते तो मुझे बता भी सकते थे। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद इसीलिए संजय ने तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखा। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब तुम मिल गए हो तो मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। चीयर्स। अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम टाइगर की पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। ये अभिनव, मेरे सबसे पुराने ड्राइवर का बेटा, मेरे लिए बहुत अजीज है ये। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर भी आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? ओ प्लीज, मुझे चिंता नहीं हो रही थी, बस थोड़ा बच कर रहो। अकरम सर ने तेरे से अंदर क्या बात की बता। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेन जैसा कहता तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। रामखोर। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। मेरा घर यहाँ से पास में है, वहीं ले लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ? तुम्हारी हालत ऐसी है तो पता नहीं तुम्हारी घर की हालत कैसी होगी। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? सुनो, अपनी ये 2 कौड़ी का लॉजिक ना अपनी जेब में रखो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? और अगर इन फ्यूचर मजबूरी भी रहे ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, तुम मेरे घर रहने आओगे एक नौकर की तरह, समझे? अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता।
अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा, अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। 1 घंटे बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा तो उसे पीछे से आवाज आई। ए डिलीवरी बॉय। यह आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, अभिनव को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। क्या हुआ, कुछ काम है? मुझे देर हो रही है। हाँ, अबे तुझे किसी मीटिंग में जाना है, बॉस तुझे बुला रहा है। और भाई कल तू कहाँ चला गया था बिना बताए? अपने बाप की बारात में गया था क्या? ये सुन अभिनव की नसें गुस्से में फटने को आई थी। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा क्या है गुड इस मॉर्निंग में? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, कल तुम बिना बताए चले कैसे गए? अभिनव के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो चाहता तो अपने बॉस को कोई बहाना बनाकर टाल सकता था, लेकिन अभिनव झूठ नहीं बोलना चाहता था। कल कितनी सारी डिलीवरी थी, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता है? पर सर मुझे महीने में कैजुअल लीव तो मिलती है, तो शट अप! काम तो तुमसे होता नहीं है, बस बहस करने चले आते हो। ये कंपनी तुम्हारे बाप की है। ये सुनते ही अभिनव का पारा गर्म हो गया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। You are fired! अभिनव को ये सुनकर झटका नहीं लगा। असल में वो जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो सकता था। उसका बॉस और देवेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कल पार्टी में अभिनव ने देवेन को जिस तरह से जवाब दिया, उससे उसे समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। जो मैंने पूरा महीना काम किया है उसकी सैलरी दे दीजिए। सैलरी? तेरी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अगर मैं तेरी सैलरी से भी करूँ ना, तो भी तुम्हें अपनी जेब से 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। शुक्र मना कि वो मैं तुझसे नहीं मांग रहा, इसलिए चुपचाप निकल यहाँ से। क्या बोल रहे हो सर आप? क्या मेरे एक दिन आने में आपका 25,000 का नुकसान हो गया? मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाएगी। सैलरी दीजिए। सैलरी? रुक, अभी देता हूँ तुझे तेरी सैलरी। उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर बाहर पटको साले को। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों अभिनव पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पाँव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी के पेट पर लात। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉअर से कैश निकाला और कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने कैश देखा और बॉस की गर्दन छोड़ वहाँ से बाहर निकलने लगा। और एक बात याद रखना, अगर आज के बाद किसी के बाप पे गया ना तो गर्दन तेरी होगी, पंजा मेरा। इधर अभिनव भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, कौन? टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूँ कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी, सिर्फ बलराज कहो। तुम टाइगर हो यार, और जंगल में सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था। शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। रुको।
अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? अभिनव समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देखकर उसे जज कर रहा था। सुन, मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, फालतू का तमाशा मत कर, निकल यहाँ से। कैसे जानता है तू मुझे? रिश्तेदार है मेरा, जब मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ तो वापस क्यों जाऊंगा? ये होटल क्या तेरे बाप की है? बोलना। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं ये होटल की एंट्री पे हूँ अकरम। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे मैं इस होटल का मालिक हूँ, मुझे टेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, आराम से बैठो, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई ये सिक्योरिटी वाला खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे इंसानों को अंदर नहीं जाने देता है। कौन है ये कथा? तुम एक काम करो, बस 10 मिनट में मैं पहुँचने वाला हूँ, तुम वेट करो, ठीक है? और ये इस ऑफिसर की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक, नहीं कोई बात नहीं। क्यों, बहुत हीरो बन रहा था ना? मैंने कहा था मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर प्रधानमंत्री को भी कॉल करेगा ना, तब भी नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से। तभी वहाँ एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। वो देखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। वो एक बहुत ही फेमस कपड़ों की कंपनी का मालिक था और साथ ही द माफिया किंग का एक मजबूत पिलर। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बलराज के बारे में सुना था। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? उसे तस्वीरों में देखा था, लेकिन तस्वीरों में देखने और सामने से देखने में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। उसके मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर बलराज उससे क्यों मिलना चाहता था। क्या चल रहा है यहाँ? सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमरों को काफी परेशान किया हुआ है। मैं इस चोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये यहाँ पे तमाशा कर रहा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर कहने की? तुम होते कौन हो इसे अंदर जाने से रोकने वाले? ये होटल तुम्हारे बाप ने खोल रखा है क्या? ये मेरा मेहमान है और तू आज के बाद इस होटल के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। गेट लॉस्ट। सॉरी सर। I'm sorry टाइगर, इस बेवकूफ की वजह से। नहीं, असल में तो छोटा आदमी का दुश्मन बना हुआ है आज। आओ चलो। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। नहीं टाइगर, होल्ड। देखो, तुम्हें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। That's it। अकरम, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आज जो बलराज मेरे मुंह पे बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कल को कोई ऐरा गहरा मेरी पीठ पीछे बोला है। अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने एक गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। आगे की कहानी जानने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खोलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियाँ सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर, बिल्कुल मुफ्त।